हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या-क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है नाच उठे हाथी। फिर पढ़ाई करेंगे अक्षर खड़ी की। उसके बाद बोलो कौन खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और रिवीजन करेंगे 51 से 70 तक की गिनती का। फिर खेलेंगे एक खेल नंबर 1 2 3। उसके बाद समझेंगे घटाव को और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है हम्प्टी डम्प्टी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ,
अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड को अगर आप अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर में मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी से शुरुआत करेंगे और फिर हम कुछ भाषा के खेल खेलेंगे। चलिए। बिट्टू, ये देखो, मुझे बांसुरी मिली। दीजिए काकी, मैं बजाती हूँ। मुझे बांसुरी बजाना बहुत पसंद है। हाँ हाँ बिटिया, मैंने भी तुम्हें बांसुरी बजाते हुए देखा है। वाह बिट्टू, तुम बांसुरी भी बजा लेती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पता कैसे चलता? बिटिया अक्सर बांसुरी अपनी सहेली फिजा के घर बजाती है। अच्छा, तो तुम्हारे साथ साथ फिजा ने भी बांसुरी बजाना सीख लिया? उसे तो पहले से ही आता था, मैंने उससे ही तो सीखा। बहुत खूब। पता है काकी, एक दिन जब हम बांसुरी बजा रहे थे तो 2 चूहे आ गए। हमने उन्हें बार बार भगाया, पर वो बार बार आ जाते। फिर हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा हुआ, फिर वो चले गए होंगे। नहीं, वो वहाँ से गए नहीं। हम बांसुरी बजाते रहे और वे उछल कूद करते रहे। फिर क्या हुआ बिट्टू? फिर हमने घर में बताया और सब उन्हें उछल कूद करते देखने लगे, पर किसी ने शोर नहीं मचाया। तो तुमने सभी को बताया नहीं कि वो नाच नहीं रहे थे, उछल कूद कर रहे थे? फिर फिजा और मैंने सोचा कि हो सकता है कि बांसुरी की आवाज से उन्हें कोई मतलब ही ना हो, बस वे यूं ही इधर उधर घूम रहे हों। और हम में से किसी ने शोर नहीं किया और ना ही कोई हिला डुला, इसीलिए वे आराम से कूद फान रहे हों। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि जीव जंतु, पशु पक्षी भी सुरताल पर मस्ती करते हों। हो तो कुछ भी सकता है। तुम्हें पता है, हाथी भी ढोल की ताल पर खूब झूमते हैं। क्या आपने उन्हें झूमते हुए देखा है? बिटिया, झूमते हुए देखना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने हाथी देखा है,
यही बड़ी बात है। हाँ सही कहा, झूमते हुए तो नहीं देखा, पर एक कहानी जरूर पढ़ी थी। क्या उस कहानी में हाथी झूम रहे थे? यह तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो ठीक है, गोल गोल बातें न बनाइए और जल्दी से कहानी सुनाइए। अब आप सुनिए तृप्ति से कहानी नाच उठे हाथी। लेखन मुंडा लेखक समूह। चित्रांकन प्रदीप कुमार साहू, सुग्रीव कुमार जुआंगा। अनुवाद अमृत मिश्रा, राजेश खार। प्रकाशन प्रथम बुक्स। साभार स्टोरी वीवर। एक नन्हे से लड़के बापी को ढोल बजाना बहुत अच्छा लगता था। ढम 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 ढम। बापी अपनी आंखें बंद करके हाथों से ढोल पर तेज तेज थाप देता। सभी का मन नाचने को हो उठता। एक दिन बापी को पहाड़ी के उस पार गांव में जाना था। उसे वहां ढोल बजाने बुलाया गया था, इसलिए वह बहुत खुश था। उस गांव तक पहुंचने के लिए एक घने जंगल से होकर जाना पड़ता था। चलते चलते रास्ते में उसे हाथियों का एक झुंड दिखा। बापी बहुत डर गया। अगर आपको भी उतने बड़े बड़े हाथी दिख जाते तो आप भी डर जाते। बापी ने जोर जोर से ढोल बजाना शुरू किया। उसे लगा हाथी शोर से भाग जाएंगे, पर जानते हैं क्या हुआ? हाथियों को ढोल की आवाज अच्छी लगी। वे झूमने लगे। वे बापी को अनदेखा कर नाचते रहे। उस समय का लाभ उठाकर बापी वहां से भागा। उसने गांव वालों को हाथियों के बारे में बताया। अगले दिन जब गांव के लड़के और लड़कियां महुआ के फूल चुनने जंगल गए तो वे चौंक गए। हाथी तब भी नाच रहे थे। वे भागे भागे गांव गए और सभी को नाचते हाथियों के बारे में बताया। गांव वालों ने कई प्रकार के ढोल लिए और उन्हें जोर जोर से बजाते हुए जंगल की ओर चल पड़े। हाथियों का झुंड तब भी बापी के ढोल की लय पर नाच रहा था। जब हाथियों को इतने सारे ढोलों की आवाज सुनाई दी तो वो बापी वाली लय पर नाच नहीं पाए। वो नाचना छोड़कर जंगल में भाग गए। क्या आप भी बापी की तरह ढोल बजाना चाहते हैं? वाह, कहानी तो जबरदस्त थी। और उससे भी जबरदस्त था बापी का ढोल और उस पर झूमते हाथी। मतलब कहानी सुनकर समझ भी ली। बिल्कुल, इसमें भी कोई शक है? काका, आप चाहे तो अपना शक दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ, ढोल बजाना किसको पसंद था? ढोल बजाना बापी को पसंद था। शाबाश बिट्टू। अब तुम बताओ भाग्यवान, बापी क्यों खुश था? बापी को पहाड़ी के उस पार गांव में ढोल बजाने के लिए बुलाया गया था, इसलिए बापी बहुत खुश था। बहुत खूब। बच्चों, काका का शक तो हमने दूर कर दिया। अब बारी है आपकी। आप ये कहानी अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न है, बापी कैसे ढोल बजाता था? दूसरा प्रश्न है, बापी को जंगल के रास्ते में कौन मिला? तीसरा प्रश्न है, हाथियों को क्या करना अच्छा लगता था? चौथा प्रश्न है, बापी ने हाथियों से बचने के लिए क्या किया? और आखिरी यानी पांचवा प्रश्न है, आप घर में किसी भी वस्तु को ढोल बनाकर बजाकर सबको सुनाइए। कहानी पर चर्चा हो गई हो तो हम लोग कोई खेल खेलें? क्यों नहीं, इसमें तो आप माहिर हैं। पर आज मेरा खेल खिलवाने का मन है। अरे वाह, तो बिटिया जल्दी से अपने मन की सुनो और खिलवाओ कोई मजेदार खेल। बिट्टू खेल तो मजेदार ही खिलवाएगी, आपको मजेदार ना लगे वो अलग बात है। बिल्कुल सही कहा काकी। तो शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है अक्षर खड़ी। चलो शुरू करते हैं खेल अक्षर खड़ी। हाँ, आप सब भी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आप सबको भी मेरे साथ खेलना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थू। तो हमें क्या ढूंढना है? थू। तो इसमें थू किधर है? यह है छा
सु और यह है थू। फी, तो इसमें फी कहाँ है? यह तो नहीं है, यह भी नहीं है। यह है फी। कै, अब हमें कै ढूंढना है, तो कै कहाँ है? यह है कै। अब हमें क्या ढूंढना है? छा, तो छा तो यहाँ है। मु, मु किधर है? यह है सु, यह है झी और यह है बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है? ह, तो ह कहाँ है? यहाँ है। रौ, रौ, रौ किधर है? मुझे तो लग रहा है कि यह है। आपको क्या लग रहा है? चलो देखते हैं। ओ, ध, ध तो यह है। धी, धी किधर है? यह है च, थे, धी। यह है धी। से, अब हमें से ढूंढना है, तो से कहाँ है? यहाँ है से। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। री, अब हमें री ढूंढना है, तो री तो यहाँ है। अब हमें क्या ढूंढना है? बू, तो बू किधर है? यह तो बौ है और यह छो है। यह है बू। रौ, रौ किधर है? यह क्या है? यह छौ है, तो यह है रौ। बौ, बौ तो यहाँ है। फी, फी यहाँ है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। थह, तो इसमें थह कौन सा है? यह है या यह है? चलो इसे देखते हैं। अरे वाह, नू, नू तो यहाँ है। म, म यह है। लो, यह है लो। भह तो यहाँ है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, खेल को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय। कैसा लगा खेल काका? खेल तो वाकई में मजेदार था। मजेदार तो होना ही था। आप ही बेवजह शक करते हैं। काका शक नहीं कर रहे थे, वे तो बस मजाक कर रहे थे। अब बिटिया, तुम्हारी काकी को ये कौन समझाए? समझाना छोड़िए और आप अपने खेल का पिटारा खोलिए। हाँ काका, अपने पिटारे से बोलो कौन व्यवसाय खेल निकालिए। ठीक है, तो यह खोला पिटारा और निकाला खेल बोलो कौन व्यवसाय। और मैं खेल खेलना शुरू करती हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल बोलो कौन व्यवसाय। इस खेल में हम व्यवसाय के नाम के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यह क्या है? लिखने वाला। लिखने वाला को क्या कहते हैं? लिखने वाला को
लेखक कहते हैं। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। बस चलाने वाला। बस चलाने वाला को क्या कहते हैं? सही पहचाना। बस चलाने वाला को चालक कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। कविता लिखने वाली। तो इसे क्या कहेंगे? कविता लिखने वाली। फोटोग्राफर, रसोइया, कवयित्री, मुनीम। कविता लिखने वाली मतलब कवयित्री। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ाने वाला। तो पढ़ाने वाला को क्या कहते हैं? अध्यापक। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। जांच पड़ताल करने वाला। जांच पड़ताल करने वाला को क्या कहते हैं? नर्स, परिचालक, निरीक्षक, राजनीतिज्ञ। क्या होगा? मुझे तो ये लग रहा है परिचालक। चलो देखते हैं। ये तो गलत हो गया। इसका मतलब जांच पड़ताल करने वाला को निरीक्षक कहते हैं। ये हुई ना बात। खेल तो खत्म हो गया, पर हमें तो और खेलना है। फिर से शुरू करते हैं। बीमारी में देखभाल करने वाली। बीमारी में देखभाल करने वाली को क्या कहते हैं? नर्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने वाला को क्या कहते हैं? धोबी। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ाने वाला। तो इसे तो मैंने अभी पहचाना था। पढ़ाने वाला को अध्यापक कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला। सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला को क्या कहते हैं? ऑपरेटर, डाकिया, सुनार, चालक। क्या होगा? सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला मतलब सुनार होगा। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने वाला। अरे ये तो रसोइया होते हैं। खाना बनाने वाला। खेल तो खत्म हो गया, पर हमें तो अभी और खेलना है। टिकट बनाने वाला। टिकट बनाने वाला को क्या कहते हैं? मुनीम, परिचालक, फोटोग्राफर, नाविक। क्या होगा? मुनीम होगा। चलो देखते हैं। ये तो गलत हो गया। इसका मतलब परिचालक होगा। बिल्कुल सही। खेल तो खत्म हो गया। थैंक यू काका। पर किस लिए? मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। बिटिया, थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने, पर मैं ढोल बजाकर तो दिखा ही सकती हूँ। बिल्कुल दिखा सकती हो काका, मगर बजाकर दिखाने के लिए ढोल होना भी तो चाहिए। पर ढोल कहाँ से लाया जाए, यह सोचने की बात है। ज्यादा मत सोचिए, वो तो झटपट बनाया भी जा सकता है। वो कैसे? इसके लिए देखते हैं ये वीडियो।
काकी, ये तो ड्रम था, ढोल नहीं। पर कुछ भी हो, बजा बहुत अच्छा। हाँ, और बिल्कुल ढोल जैसी ही आवाज आ रही थी। हाँ बिटिया, बस नाम में ही तो अंतर है। हाँ, नाम में अंतर हुआ तो क्या हुआ, मुझे तो ड्रम बनाना आ ही गया। अब बनाने के बाद तो बजाकर दिखा ही सकती हो। बिल्कुल। और ड्रम की सुरताल पर अपने काका को खूब नचाएगी। भला काका अकेले ही क्यों नाचेंगे, काकी भी नाचेंगी। हाँ हाँ, भला आप मुझे कहाँ छोड़ने वाले हैं। काका काकी, नाचना तो बाद में होगा, पहले ड्रम तो बनाया जाए। बिल्कुल, मैं सामान लेकर आती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। बच्चों, बिट्टू और बिट्टू की काकी तो गई ड्रम बनाने के लिए सामान लेने। अब आप भी अपने घर के सदस्यों की सहायता से ड्रम बनाइए और उसे खूब बजाइए। हर किसी को कुछ न कुछ करने का शौक तो होता ही है। आज मैं आपको एक अनोखी बांसुरी बनाना सिखाने वाली हूँ। ये बांसुरी हम स्ट्रॉ से यानी प्लास्टिक की नली से बनाएंगे। बांसुरी बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉ और कैंची। बांसुरी बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉ लेंगे और उसे 2 टुकड़ों में काट देंगे। एक ही टुकड़ा छोटा और एक टुकड़ा बड़ा। छोटे टुकड़े को नुकीला काट लेंगे। चलिए अब स्ट्रॉ के छोटे टुकड़े को बजाते हैं। चलिए अब बड़े टुकड़े को बजाते हैं। छोटे वाले टुकड़े के नुकीले भाग को बाहर रखकर बजाते हैं। इस बांसुरी को कहते हैं 2 खांचे वाली बांसुरी। खांचे वाली बांसुरी बनाने के लिए स्ट्रॉ की एक तरफ हम कैंची की मदद से चौकोर बनाएंगे। इस तरह 2 चौकोर यानी खांचे बना लीजिए। आवाज पाने के लिए स्ट्रॉ को कैंची की मदद से काटते जाइए। देखा कैसी अनोखी आवाजें निकलती हैं। आप भी स्ट्रॉ की मदद से बांसुरी बनाएं और सबको सुनाएं। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और कुछ भाषा के खेल भी खेले। अब वक्त आ गया है कुछ अंकों के साथ खेलने का। क्यों, आपको भी डर लगता है क्या गणित से? डरने वाली कोई बात नहीं। पास आइए, बैठिए और चलिए अब सीखते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। आइए आज हम 51 से 70 तक की गिनती का अभ्यास करते हैं। मेरे साथ है शिवा, जो मेरे साथ गिनती को दोहराएगा और देखकर आपको भी दोहराना है। चलिए शुरू करते हैं। 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57। 57, अच्छा शिवा, 57 के पहले क्या था? 56, एकदम सही। 58। 58, अच्छा शिवा, 58 के पहले क्या था? 57, एकदम सही। और 57 के पहले? 56, एकदम ठीक। 59, 59,
और 59 के पहले अभी हमने क्या पढ़ा था? 58, और उसके पहले? 57, और उसके पहले? 56, एकदम सही। 60 60, और 60 के पहले क्या था? 59, बिल्कुल सही। और 59 के पहले? 58, और 58 के पहले? 57, और 57 से पहले? 56, एकदम सही। अब हम आगे बढ़ेंगे और 60 के आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? 61। 61, अगला नंबर है 62। 62, एकदम ठीक। और 62 के पहले क्या था? 61, एकदम सही। और 62 के बाद आता है 63। 63, और इसके पहले? 62, और 62 के पहले क्या था? 61, एकदम सही। 64। 64, और 64 के पहले था? 63, एकदम सही। और 63 के पहले था? 62, बिल्कुल ठीक। और 62 से पहले? 61, और ये तो बिल्कुल सही है। अब हम चलेंगे 64 के बाद पे। अगला नंबर है 65। 65, और 65 के पहले क्या था? 64, और 64 के पहले? 63, एकदम सही। 63 के पहले? 62, और 62 के पहले? 61, बिल्कुल सही। अब हम देखेंगे 65 के बाद क्या आता है। 66। 66, और 66 के पहले? 65, 65 के पहले? 64, 64 के पहले? 63, 63 के पहले? 62, और 62 के पहले क्या था? 61, एकदम सही। अब अगला नंबर है 66 के बाद 67। क्या है? 67, और 67 के पहले क्या था? 66, 66 से पहले? 65, उसके पहले? 64, और उसके पहले? 63, और 63 के पहले? 62, और सबसे आगे? 61, बिल्कुल सही। अब अगला है 68। 68, 68 के पहले था? 67, 67 के पहले? 66। 66, क्या था? 66, और 66 के पहले? 65, 65 के पहले? 64, 64 के पहले? 63, 63 के पहले? 62, और 62 के पहले? 61, एकदम ठीक। 69। 69, उसके पहले क्या था? 68, बिल्कुल सही। और 68 के पहले? 67, 67 के पहले? 66, 66 के पहले? 65, एकदम सही। और फिर क्या था? 64, एकदम सही। 64 के पहले? 63, 63 से पहले? 62, और 62 से पहले? 61, एकदम सही। और अब 69 के बाद जो आता है वह है 70। 70, 70 के पहले था? 69। क्या था? 69, 69 से पहले? 68, 68 से पहले? 67, 67 के पहले? 66, 66 से पहले? 65, 65 से पहले? 64, उसके पहले? 63, और उसके पहले? 62, और फिर? 61, एकदम सही। वेरी गुड शिवा। तो बच्चों, देखा आपने कैसे हमने गिनती का अभ्यास किया। आप भी अभ्यास कीजिए, सीखते रहिए। बाय बाय। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब।
आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल नंबर 1, 2, 3। तो जैसा कि इस खेल का नाम ही बता रहा है कि ये खेल नंबरों का है और इसमें हमें सुनकर नंबर पहचानना है। साथ ही साथ जब हम सुनकर सही नंबर पहचानेंगे तो ये भी जानेंगे कि उस नंबर को अंकों में और शब्दों में किस तरह लिखा जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए जल्दी से हम अपना खेल शुरू करते हैं। 7। हमें नंबर पहचानना है 7। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं। ये है 3, 4, 5, 6, 7। ये रहा हमारा नंबर 7। उसके आगे नंबर दिए हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। हमारा नंबर था 7, तो ये है नंबर 7। 8। अगला नंबर 8। तो 8 नंबर कहाँ आता है? बिल्कुल सही, 7 के बाद अगला नंबर होता है 8। 11। 11। तो 11 कहाँ आएगा? 8 के बाद 9, 10 और 11। 5। दोस्तों, नंबर 5 पर क्लिक करने से पहले ये साइड में जो चित्र दिया है थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। आपने शुरू में देखा कि यहाँ पर इस फूल की सिर्फ एक ही पंखुड़ी थी। जब हमने सही नंबर पहचाना तो एक पंखुड़ी बढ़ गई। अगला नंबर पहचानने पर एक पंखुड़ी और बढ़ गई। चलिए इसी तरह हम नंबर पहचानते जाते हैं और देखते हैं कि इस चित्र में और क्या क्या बदलाव आते हैं। तो हमारा नंबर क्या था? बातों बातों में कहीं भूल तो नहीं गए? नंबर था 5। तो 5 नंबर कहाँ पर है? ये रहा नंबर 5। 9। अगला नंबर है 9। तो ये है 8 और 8 का अगला नंबर होता है 9। चलिए देखते हैं कि नंबर 9 अंकों में कैसे लिखा जाता है। 13। 13। 13 नंबर कहाँ होगा? 9, 10, 11, 12 और ये रहा नंबर 13। Well done! अरे वाह दोस्तों, हमने तो बहुत अच्छा खेला और जैसे जैसे हमने सही नंबर पहचाने वैसे वैसे ये फूल बढ़ता गया और अब देखो ये कितना सुंदर गुलाब का फूल बन गया है। चलिए फिर से इस खेल को खेलते हैं और देखते हैं कि अगली बार हमें कौन कौन से नंबर पहचानने को मिलते हैं और नंबरों के साथ साथ कौन सा सुंदर चित्र मिलता है जिसे हम पूरा करते हैं। 12। अगला नंबर हमें जो पहचानना है वो है 12। लेकिन 12 नंबर से पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर सारे नंबर कौन कौन से हैं। ये है 13, 11, 12। ये है हमारा नंबर 12। अगले नंबर भी देख लेते हैं। ये है 21, 49, 40, 31, 19, 43, 50, 41, 18। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग नंबर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा नंबर था 12, तो ये रहा नंबर 12। 13। 12 का अगला नंबर है 13। तो 13 कहाँ पर है? देखिए देखिए जी, ये रहा शुरू में नंबर 13। 31। अगला नंबर है 31। तो ढूंढिए 31 कहाँ है। उससे पहले थोड़ी सी बातचीत इस चित्र के बारे में। तो आपने शुरू में देखा यहाँ पर एक छोटा सा बीज था। फिर उस बीज को जब पानी दिया गया तो उससे एक छोटा सा पौधा निकल रहा है। चलिए देखते हैं कि ये पौधा आगे किस चीज में बदलता है। हमारा नंबर क्या था? याद करिए, नंबर था 31। तो ये रहा हमारा नंबर 31। देखते हैं कि इसे अंकों में कैसे लिखा जाता है। 19। 31 से अगला नंबर 19। अरे ये तो यही है ना ये 19। 40। 40।
बताइए नंबर 40 कहाँ है? बिल्कुल सही, ये है नंबर 40। अब आपको नंबरों की पहचान अच्छे से हो गई है। 50 40 के बाद 50, बिल्कुल सही, ये रहा नंबर 50। Well done! हमने बहुत अच्छा खेला दोस्तों, और देखा बीज से ये फलदार पेड़ कैसे बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही मज़ेदार खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आओ घटाव के सवाल हल करते हैं। तो ये रहा सवाल घटाव का। 40 से 11 घटाने हैं, कितना होगा? चलो करो जल्दी से बच्चों हल। ठीक है भाई, बना लो टेबल और लिख लो दहाई और इकाई। और अब देखो यहाँ हम लिखने वाले हैं हासिल। तो 40 में 4 दहाई और 0 इकाई है, और इस 11 में अगर इसे घटाव में लिखना है तो इस पर भी 1 दहाई है और 1 इकाई है। ठीक है, अब चलो कहाँ से शुरुआत करेंगे? इकाई से। तो देखो इकाई में 0 से 1 घटाना मुश्किल था, तो दहाई के पास पहुंचे। वहां से हमने क्या किया, 4 दहाई में से अब बचाए 3 दहाई और 1 दहाई दी थी इकाई को। तो इकाई के पास 0 नहीं बचा, इकाई के पास हो गए कुल 10। और अब 10 से 1 हमने किया घटाव, तो हमें क्या मिला? 10 से 1 जाने पर बचेगा 9। बिल्कुल ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ 3 से 1 घटाया तो 2। इस तरह 40 से 11 घटाने पर हमें मिल गए कुल 29। हम पहुंच चुके हैं दूसरे सवाल पर। तो आओ फिर से घटाव करेंगे। 24 से 17 घटाकर देखो कि कितना आएगा। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, दहाई और इकाई लिख लेते हैं, और यहाँ हासिल लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 24 में 2 दहाई 4 इकाई, घटाव करेंगे 17 को, यानी 1 दहाई और 7 इकाई को। अरे भाई, अब 4 से 7 कैसे घटाए? एक काम करते हैं, दहाई से ले लेते हैं। दहाई के पास पहुंचेंगे, 2 दहाई तो है, 2 से अगर 1 दहाई ले ली जाए उसके पास 1 ही बचेगी, और किसे दे दें? इकाई को। तो अब इकाई पर 4 नहीं है, 10 और 4 14 हो चुके हैं। अब 14 से अगर 7 कम किए तब कितने बचे? तब बचे 7 ही। देखो 7 और 7 होते हैं 14, है ना? तो इकाई पर बचा 7। अब दहाई पर 1 ही था और पूरा का पूरा घटाव कर दे 1 का, तो बचेगा 0। इस तरह क्या बचा? 7 इकाई। यानी जब हम 24 से 17 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7। और अब अगला सवाल ध्यान से कीजिए, घटाव करना है, यह ध्यान रखिए। सवाल है 52 घटाव 25 बराबर कितना होगा? आओ करते हैं। टेबल बनाते हैं, उस पर लिखते हैं दहाई और यहाँ इकाई, और यहाँ हम लिखेंगे हासिल। ठीक है, तो 52 में 5 दहाई और 2 इकाई, और 25 में 2 दहाई और 5 इकाई है। अब करते हैं इनका घटाव। तो देखिए, 2 इकाई से 5 इकाई को हम नहीं घटा सकते हैं,
इसलिए हम पहुंचे दहाई के पास और हमने दहाई से लिया 1 दहाई, तो 5 नहीं बचा। अब हो गई यहाँ 4 दहाई और 1 दहाई किसे दी? इकाई को। तब यह 2 इकाई नहीं है, अब ये है 12। 1 दहाई और 2 इकाई मिलकर 12। अब 12 से 5 घटाओ तो क्या बचेगा? हाँ 7। तो भाई ये हो गई यहाँ 7 इकाई और यहाँ 4 से 2 घटाने पर बचा 2। इस तरह हमारा जवाब होगा 52 से 25 घटाव करने पर मिलते हैं कुल 27। था ना मजेदार सवाल? इसी तरह के और सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो अब बारी है देखकर लिखने की, यानी देखो, लिखो और हल करो। तो सवाल ध्यान से देखो। राजू के पास है 27 आम, ठीक है, और उसमें से श्याम को 23 आम दिए हैं उसने। कितने दिए हैं? 23। तो बताओ राजू के पास कितने आम बचेंगे? अब लगाओ अपना दिमाग। कितने हैं? 27। श्याम को कितने दिए? 23। तो कितने बचे? सोचो फिर जवाब दो। ठीक है दोस्तों, अब बढ़े हम अपने अगले सवाल पर। कोमल के पास 33 मौसम्बी है। ये लो भाई कोमल, उसके मौसम्बी। उसमें से राहुल को 21 मौसम्बी दिए। कितने दिए? 21 दिए। बताओ कोमल के पास कितने मौसम्बी बचेंगी? दिमाग लगाओ और जवाब दो। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सीता के पास 45 प्याज है। सीता कितने प्याज? 45 प्याज। ठीक है भाई। उसमें से गीता को 29 प्याज दिए। कितने दिए गीता को? 29। ठीक है भाई। तो क्या करना है? बताना है कि सीता के पास कितने प्याज बचेंगे अब। और अब आखिरी सवाल। शौर्य के पास 53 चीकू हैं। शौर्य के पास 53 चीकू हैं। उसमें से संचित को 46 चीकू दिए। ठीक है, संचित को दे दिए क्योंकि शौर्य का संचित एक अच्छा दोस्त था। ठीक है, तो बताना क्या है कि शौर्य के पास कितने चीकू बचेंगे? 53 थे, संचित को 46 दिए, तो शौर्य के पास कितने बचे? इनके जवाब निकाल कर रखिए दोस्तों। हम फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। दोस्तों, आज की राइम का नाम है हम्टी डम्टी। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। चलो तो फिर बिना वक्त गवाए देखते और सुनते हैं इस मजेदार राइम को।
दोस्तों, राइम तो खत्म हो गई। मुझे राइम के सारे चित्र और कार्टून बेहद पसंद आए। क्या आपको अच्छे लगे? धुन भी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या आपको समझ आया कि इस राइम में किस चीज पर बात हो रही थी? अगर हाँ, तो जरूर किसी बड़े को बताएं, और अगर नहीं तो उन्हीं से इसका मतलब भी जान लें। क्यों, आसान है ना? घर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। Tele Covid kagak ada dia benar. आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।